करता हूँ कक्षा को बिना समय गवाए हुए बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है भाई, सभी लोग देखिएगा। पहला प्रश्न आपका आ चुका है कि मुद्रा अंग्रेजी भाषा के मनी शब्द का हिंदी रूपांतर है, और जो मनी शब्द है अंग्रेजी का यह लैटिन के निम्नलिखित शब्द से बना है। लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो पहला प्रश्न तो यही आपसे पूछ लिया गया कि भाई मनी जो है वो किस भाषा के शब्द से बना हुआ है। तो प्रश्न उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि लैटिन भाषा से बना हुआ है। सबसे पहला प्रश्न आपका यही तैयार हो गया। अब लैटिन भाषा के किस शब्द से मनी बना हुआ है ये जान लीजिए। तो किससे बना है भाई बताएं? मोन्टा से बना है, या मोनेटा से बना है, या फिर मोनिता से बना है, या फिर मोनोटा से बना है? फटाफट से बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो मुद्रा का अंग्रेजी भाषा में हम उसको मनी बोलते हैं, और मनी खास करके अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्र छात्रों ने बी ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ा जाए तो ये मुद्रा के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। इसको लेकर के मैं जल्द ही और भी चैप्टर वाइज वीडियो जो प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें मैं चर्चा करूंगा। तो मोनेटा शब्द से बना हुआ है, ठीक है। और प्राचीन भारत में मुद्रा शब्द का प्रयोग उस संकेत चिन्ह के लिए किया जाता था जो राज दरबार की ओर से किसी व्यक्ति को प्राप्त होता था। और वर्तमान युग की बात की जाए तो वर्तमान युग में भी मुद्रा पर सरकारी चिन्ह आवश्यक माना जाता है, और जिससे वह विधिग्राह्य मुद्रा यानी कि लीगल मनी बन सकती है। जब तक चिन्ह नहीं लगता है, बिना चिन्ह के वो लीगल एक प्रकार से या कानूनी तौर पर एक मुद्रा नहीं मानी जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। मुद्रा का कई अर्थ होता है, संकुचित अर्थ होता है मुद्रा का एक जो है व्यापक अर्थ भी होता है, ठीक है। तो मुद्रा के बारे में अगर बात की है तो मुद्रा की परिभाषा दी है प्रोफेसर प्राइस महोदय ने। वो संकुचित अर्थ में उसकी परिभाषा देते हैं। कहते हैं कि सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा हैं। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है प्रोफेसर प्राइस ने। आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा है। मुद्रा का यह संकुचित दृष्टिकोण किस अर्थशास्त्री का है? तो ये है प्रोफेसर प्राइस महोदय का। ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये बात आप ध्यान। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि क्वाइंस मेटेलिक क्वाइंस एलोन और ट्रू मनी, यानी सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा होते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार इन्होंने बताया कि कागजी मुद्रा यानी जो पेपर मनी तथा बैंक मुद्रा जो है जिसको आप बैंक मनी कहते हैं, मुद्रा के अंतर्गत नहीं मानी जाती हैं। परंतु यह विचार अनुचित है क्योंकि आजकल धातु मुद्रा तो कहीं कहीं दिखाई पड़ती है, और ख़ास करके सभी देशों में विनिमय के अधिकांश कार्य जो होते हैं कागजी मुद्रा के माध्यम से किए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि भाई जो चीज़ें सिक्के हों या धातु के सिक्के हों उसी को मुद्रा बोलेंगे, ये मानना है केवल प्रोफेसर प्राइस महोदय का। ये बात ध्यान रखेंगे। शिक्षा का विस्तृत दृष्टिकोण में आप देखते हैं बहुत सारे विद्वानों का नाम आता है। उसमें नाम है प्रोफेसर लेफील्ड महोदय का। इसके अलावा उसमें नाम है प्रोफेसर मैकेन्ना का। प्रोफेसर लेफील्ड, प्रोफेसर मैकेन्ना, इन लोगों ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी। प्रोफेसर लेफील्ड कहते हैं मुद्रा की परिभाषा को देते हुए कि आधुनिक उन्नत समुदायों में बैंक जमा धात्विक एवं पत्र मुद्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका मुद्रा के रूप में होती है, उसी को मुद्रा कहते हैं, ठीक है। प्रोफेसर मैकेन्ना कहती है कि कहते हैं कि मुद्रा वह है जो बैंकों में जमा शेष के रूप में होती है, और संपूर्ण विनिमय मशीनरी में इस तरह नोट एवं सिक्के भी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो ये परिभाषा है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों की परिभाषाओं को अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी भारी भूल होगी, क्योंकि चेक, बिल, हुंडिया ये सब भी साखपत्र व्यक्तियों द्वारा सभी स्थान पर बिना किसी रोक टोक के स्वीकार नहीं किए जाते हैं, और किसी भी देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो व्यक्तियों को इन साख पत्रों को, प्रत्यय पत्रों को प्राप्त कि उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य करें। तो कुल मिलाकर के कई सारी चीज़ें हैं। और प्रोफेसर एली, डॉक्टर मार्शल, प्रोफेसर कोल, प्रोफेसर सेजविक, ये सभी लोग परिभाषा देते हैं। प्रोफेसर कोल कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं का क्रय कर सकती है, और यह क्रय शक्ति है। तो ये प्रोफेसर कोल कहते हैं मुद्रा की परिभाषा को देते हुए। प्रोफेसर सेजविक कहते हैं कि मनी इज़ व्हाट डज, यानी मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करती है। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करती, किसने परिभाषा दी है? ऐसी परिभाषा दी प्रोफेसर सेजविक ने।
डॉक्टर मार्शल कहते हैं कि मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर बिना संदेह और बिना विशेष पूछताछ या परख के अन्य वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय के साधन के रूप में चालू रहती हैं। प्रोफेसर एली कहते हैं कि कोई वस्तु जो विनिमय के माध्यम से या विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक एक हाथ से दूसरे हाथ में गुजरती है और जो साधारणतया ऋण के अंतिम भुगतान में स्वीकार की जाती है वह मुद्रा होती है। तो मुद्रा के कई प्रकार विद्वानों ने बताए हैं। तो ये तमाम प्रकार के परिभाषाओं को मैंने आपको बता दिया ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, मुद्रा के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। विनिमय का माध्यम है मुद्रा, बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा मूल्य की माप है मुद्रा, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ और बा दोनों करेक्ट आंसर होगा। और जब भी आपके एग्जाम्स में यहाँ पर है लिखा हुआ मिले, आप जरूर जान जाइएगा कि अगर ऑप्शन में आ और बा दोनों करेक्ट है तो ऑप्शन वो होगा। अगर ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है इनमें से सभी तो ऑप्शन नंबर इनमें से सभी होगा, ये ना दिया होगा तो ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो ये थोड़ा ट्रिक होती है लिखा है इसका मतलब कि जो आंसर होगा वो प्लूरल में होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखेंगे। सबसे अच्छा मुद्रा पदार्थ हुआ है जिसमें CuP डिस यम के गुण पाए जाते हैं। यह कथन सत्य है अथवा असत्य है, बताएं। तो यह कथन पूर्ण रूप से सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं CuP की। सी मतलब होता है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं कॉन्गिनिबिलिटी। इसके अलावा यूनिवर्सलिटी, यू माने ठीक है। इसके अलावा पोर्टेबिलिटी, पी माने। इसके अलावा डिविजिबिलिटी, डी माने। आई माने इंडस्ट्रिक्टबिलिटी ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। इसके अलावा होमोजेनिटी ठीक है, होमोजेनिटी। इसके अलावा मेलेबिलिटी। तो ये सब गुण पाए जाते हों तो वो मुद्रा एक प्रकार से उसमें पाए जाते हों तो अच्छा मुद्रा पदार्थ हुआ है जिसमें ये सारे गुण पाए जाते हों। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका फुल फॉर्म में आप याद रख लीजिएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकता है CuP डिस एम। इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में कि जब मुद्रा की क्रय शक्ति के बजाय स्वयं मुद्रा को ही महत्व दिया जाने लगता है तब मुद्रा की इस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। इसको मुद्रा भ्रम कहते हैं या कठोर मुद्रा कहते हैं या अंकित मूल मुद्रा कहते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जब मुद्रा की क्रय शक्ति के बजाय स्वयं मुद्रा को ही महत्व दिया जाने लगता है तब मुद्रा की इस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को हम बोलते हैं मुद्रा भ्रम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, मुद्रा भ्रम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। प्रश्न क्या है, मुद्रा मान के प्रमुख भेद हैं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, मुद्रा को लेकर के ग्रेसम के नियम भी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रश्न आपका आ चुका है कि मुद्रा मान के प्रमुख भेद हैं यहाँ पर दिया गया है। तो इसका मतलब कि एक तो होगा नहीं, लगभग दो होंगे ठीक है, या तीन होंगे। तो मुद्रा मान के प्रमुख भेद कितने हैं भाई, इसके दो भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्रों ने बी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मुद्रा की अगर बात की, मुद्रा के प्रमुख भेद कितने हैं, दो हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, मुद्रा मान के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। पहले भेद का क्या नाम है, एक धातुमान और दूसरा है द्विधातुमान ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपके दो रूप हैं। एक आपका कौन सा है, एक आपका है पहला जो रूप है वो है धातुमान। अच्छा, धातुमान के भी दो रूप हैं, एक है एक धातुमान और दूसरा है द्विधातुमान ठीक है, ये पहला। और दूसरा प्रकार मुद्रा भेद में है पत्र मुद्रामान ठीक है। तो एक धातुमान और एक पत्र मुद्रामान, ये दो प्रकार के मुद्रा भेद होते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। तो एक धातु का अर्थ होता है जिसमें से सोने और चांदी में से किसी एक धातु के सिक्के बने होते, तो एक धातुमान हो गया वो ठीक है। तो वो खास करके सोने चांदी के सिक्के जो पहले चला करते थे प्राचीन, तो एक धातुमान प्रणाली में एक धातु के सिक्के होते, सोने के या चांदी के, इस प्रकार के सिक्के ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके कई सारे गुण होते हैं। और अगर बात की जाए द्विधातुमान के सिक्के की, तो द्विधातुमान सिक्के भी आपको पता होंगे, बड़े फेमस हैं।
द्विधातुमान सिक्के, जैसे कि जब किसी देश में दो धातु जैसे सोना और चांदी के प्रमाणिक सिक्के एक साथ प्रचलन में होते हैं तब इस प्रणाली को द्विधातुमान कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रणाली में सोने और चांदी के प्रमाणिक सिक्के एक साथ प्रचलन में रहते हैं और इन दोनों धातुओं के सिक्कों को एक दूसरे से बदलने की दर सरकार यानी टकसाल द्वारा पूर्व निश्चित कर दी जाती है। तो ये कई प्रकार की चीज़ें होती हैं और दोनों ही प्रकार के सिक्कों में असीमित विधि मान्यता यानी विधि ग्राह्यता होती है और इसीलिए ऋण ही अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी सिक्के में अपने ऋण का भुगतान कर सकता है। तो ये होता है द्विधातुमान। और भी चीज़ें समझेंगे। द्विधातुमान के भी अपने सिक्कों के गुण होते हैं, जैसे कीमत स्तर में स्थिरता, आरक्षण निधि की पर्याप्त व्यवस्था होती है, विदेशी व्यापार में सुविधा होती है, धातुमान सिक्कों में बैंक निधियों की व्यवस्था होती है। ठीक है, और इसका दोष भी होता है चूँकि ग्रेसम का नियम कार्यशील हो जाने की आशंका रहती है द्विधातुमान सिक्के में और लेन देन के व्यवहारों में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है द्विधातुमान सिक्कों से। ठीक है, और पत्र मुद्रामान या पेपर स्टैंडर्ड जिसको आप बोलते हैं, इसमें अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि पत्र मुद्रामान को कभी कभी प्रतिबंधित मुद्रामान भी कहा जाता है। और वर्तमान युग की बात की जाए तो वर्तमान युग में पत्र मुद्रामान का ही युग इस समय चल रहा है। इसका मतलब होता है कि जो है पत्र मुद्रामान या कागजी मुद्रामान जिसको आप कहते हैं, जब किसी देश में सरकार या मुद्रा अधिकारी द्वारा पत्र या कागज की मुद्रा का प्रमुख मुद्रा के रूप में प्रचलन किया जाता है और छोटे छोटे भुगतानों के लिए हल्की धातुओं के सिक्के या सिक्कों का प्रयोग किया होता है, तब इस प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, पत्र मुद्रामान कहते हैं। और इस प्रणाली की कई सारी विशेषताएं भी होती है अपनी, चूँकि पत्र मुद्रा देश की प्रमुख एवं असीमित विधिमान्य या विधिग्राह्य मुद्रा होती है और दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी राशियों के भुगतानों के लिए हल्की धातुओं के सिक्कों का प्रयोग किया जाता है। यह प्रतीक मुद्रा होती है, टोकन मनी होती है एक प्रकार से। जैसे कि जो 100 रुपये का नोट आजकल आप देख रहे हैं, क्या वह 100 रुपये का जो नोट है वह 100 रुपये के बराबर है? वास्तविक रूप से नहीं है 100 रुपये के। उसको मानक के तौर पर मान लिया गया है कि भाई ये 100 रुपये है और इस पर इंडियन गवर्नमेंट के मतलब उनका गवर्नर का और भी वित्त मंत्री का, इन सभी का, वैसे वित्त मंत्री का ही सिग्नेचर। तो आप देखते हैं ये वित्त जो है जो सिग्नेचर होता है वो हुआ रहता है जो है गवर्नर का या वित्त मंत्री का, तभी उसको जा कर के ये अथॉरिटी मिलती है या अधिकार मिलता है कि वो इतने रुपए हो गए। तो ये एक प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार से क्या है, टोकन मनी होती है, प्रतीक मुद्रा होती है। और पत्र मुद्रा सोने या चांदी या इनके सिक्कों में जो है परिवर्तनीय नहीं होती है। तो इस तरह पत्र मुद्रा का मूल्य ना तो सोने और ना ही चांदी के रूप में निर्धारित किया जाता है, इसलिए इस मान में धात्विक निधि की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। और भी कई सारी चीज़ें चर्चा करते रहेंगे इन चीज़ों पर। हालांकि इस पत्र मुद्रा मान प्रणाली के गुण क्या क्या हैं, जैसे आंतरिक कीमत स्तर में स्थिरता आती है, इससे मुद्रा प्रणाली के प्रबंध में स्वतंत्रता दिखाई पड़ती है, उत्पादन के उपादानों का पूर्ण उपयोग भी हो सकता है, मुद्रा प्रणाली में लोच आती है, देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी प्रभावों से बचाया जा सकता है। जब आप पत्रमान मुद्रा मतलब कि पत्र मुद्रामान रखेंगे अपने देश में तो, और इसका दोष भी ये होता है पत्र मुद्रामान जो है व्यवस्था का, कि इससे क्या होता है कि मुद्रास्फीति का भय बना रहता है लगातार। ठीक है, और आंतरिक कीमत स्तर में अस्थिरता फैल जाती है, विनिमय दर में अस्थिरता फैलती है, स्वयं चालकता का अभाव होता है, देश की अर्थव्यवस्था पर विदेशी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं का प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है, कई प्रकार की चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे जो है बी। ठीक है, मुद्रामान के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं, एक होता है धात्विक और एक होता है पत्र मुद्रामान। ठीक है, धात्विक में एक होता है एक धात्विक और एक होता है द्विधात्विक। तो ये होगा आपका मुद्रामान के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है, बताएं किस प्रणाली पर आधारित है भाई? तो ये आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली जो आधारित है वो न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत होता है? बताएं सिक्के कौन जारी करता है भारत में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई,
या वित्त मंत्रालय या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए जो अधिकृत है वो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ही सिक्के बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सिक्कों की ढलाई होती है, बताएं दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता में, या दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद में, या मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में। तो भारत में सिक्कों की जो ढलाई होती है वो होती है मुंबई में, कलकत्ता में और हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। प्रश्न है कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपके प्रश्न आ सकता है। तो भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार जो शुरू की गई थी वो की गई थी 1862 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई भाई, तो शुरू की गई थी 1862 में। सी ऑप्शन में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, आप देखेंगे। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। प्रश्न आपका क्या आ चुका है, प्रश्न है भाई कि एम बी बराबर पी टी समीकरण, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एम बी बराबर पी टी समीकरण किस अर्थशास्त्री के द्वारा प्रतिपादित है, बताएं। एम बी बराबर पी टी जो है किसके द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत है, एम बी बराबर पी टी, बताएंगे भाई। एम बी बराबर पी टी की बात की है तो ये फिशर का है, ये किसका है भाई, फिशर महोदय का। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। एम बी बराबर पी टी की बात की जाए तो मुद्रा की पूर्ति बराबर मुद्रा की मांग, इसी को बोलते हैं एम बी बराबर पी टी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करने में फिशर ने मुद्रा की पूर्ति तथा मांग से संबंधित विनिमय का एक समीकरण दिया है, और वही समीकरण है एम बी बराबर पी टी, जो यह सब दिखाता है, यह समीकरण कि मुद्रा का मूल्य वहाँ निर्धारित होता है जहाँ उसकी पूर्ति उसकी मांग के बराबर होती है। मुद्रा की पूर्ति बराबर मुद्रा की मांग जब होगी, यानी एम बी बराबर पी टी, तभी होगा। यम का मतलब क्या होता है, यम का मतलब होता है प्रचलन में मुद्रा की जो मात्रा होती है वो। बी माने होता है मुद्रा का प्रचलन वेग कितना है। पी का फुल फॉर्म होता है, पी माने सामान्य मूल्य स्तर, और टी जो है इसका मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा लेन देन के संदर्भ में, ठीक है, या व्यापार की कुल मात्रा बोल सकते हैं टी को, तो ये होगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से फिशर जो हैं इस प्रकार ये अपना देते हैं सिद्धांत, ये ध्यान रखेंगे। और फिशर महोदय का समीकरण जो है एक सिद्धांत भी इन्होंने दिया, मतलब पी बी बराबर सॉरी एम बी बराबर पी टी इनका समीकरण है, बड़ा फेमस समीकरण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एम बी बराबर पी टी से कई प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं, हल चर्चा करेंगे इन चीज़ों पर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे, फिशर महोदय, ऑप्शन नंबर इसका ये। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन से मुद्रा परिमाण सिद्धांत का नगद लेन देन उपागम है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुद्रा परिणाम सिद्धांत का नगद लेन देन उपागम कौन सा है। नगद लेन देन उपागम की बात यहाँ पर की जा रही है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे। ओके, तो मुद्रा परिणाम सिद्धांत का नगद लेन देन का जो उपागम है वो खास करके इरविंग फिशर के ही सिद्धांत में, मुद्रा परिणाम सिद्धांत के नगद लेन देन उपागम की व्याख्या करी थी इरविंग फिशर महोदय ने। इरविंग फिशर जो है अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में अभी प्रश्न बन सकता है कि ये कहाँ के अर्थशास्त्री हैं, तो ये अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। और इन्होंने जो है खास करके नगद लेन देन उपागम को जो है इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मुद्रा को वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन में सर्वमान्य भुगतान के रूप में देखा जाता है, तो इसीलिए इसको इन्होंने कहा नगद लेन देन उपागम, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आने वाले समय में। हालांकि प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि मुद्रा परिणाम सिद्धांत का नगद लेन देन उपागम है, इनमें से क्या है, इनमें से क्या रख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इरविंग फिशर का ही है, एम बी बराबर पी टी इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, फिशर समीकरण में एम का क्या अर्थ होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यम का अर्थ क्या होता है, यम का अर्थ होता है आपका धात्विक
और साख मुद्रा, ठीक है, धात्विक और साख मुद्रा दोनों। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न आपका है फिशर समीकरण में वी का मतलब क्या होता है। तो वी मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था मुद्रा का चलन वेग बी मतलब होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से फिशर समीकरण में पी का अर्थ क्या होता है। तो पी बराबर क्या होता है, देखिए एम बी, यहाँ पर सूत्र क्या यहाँ पर था आपका एम बी बराबर, देखिए सूत्र था आपका एम बी बराबर पी टी। अच्छा, अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि पी कैसे निकालेंगे। तो पी निकालने के लिए हमको क्या करना, पी बराबर, तो पी उधर ही रखेंगे और टी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा एम बी बटे आपका यहाँ नीचे टी हो जाएगा। तो एम बी बटे टी आप देखें कहाँ पर, एम बी बटे टी, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पी बराबर एम बी बटे टी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। ओके, तो ये इस प्रकार से आपने देखा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का आशय क्या है, बताने का प्रयास करेंगे। मुद्रा परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का क्या आशय है। तो उसका क्या आशय है भाई, नगद शेष उपागम से है। उसी दृष्टिकोण से इसका मतलब होता है नगद शेष उपागम से। मुद्रा परिणाम सिद्धांत के कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का आशय है नगद शेष उपागम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में मतलब पूछा सकता है आपकी परीक्षा में कि नगद शेष उपागम के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है। तो नगद शेष उपागम के प्रतिपादक जो अर्थशास्त्री हैं वो कौन है भाई, मार्शल हैं, पीगू हैं, रॉबर्टसन हैं, या फिर ये सभी हैं। तो पीगू, मार्शल, रॉबर्टसन ये सभी नगद शेष उपागम के प्रतिपादक हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, और मुद्रा परिणाम सिद्धांत के नगद लेन देन उपागम जो है उसके एक दूसरे विकल्प के रूप में ये आया था नगद शेष मतलब कि नगद शेष उपागम। जो नगद लेन देन उपागम था इरविंग फिशर का, उसी के विकल्प में विद्वानों ने खास करके नगद शेष उपागम का प्रतिपादन किया। कैम्ब्रिज संप्रदाय के प्रमुख अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर मार्शल थे, पीगू थे, रॉबर्टसन थे और कीन्स महोदय थे। ये चार लोग थे, इन लोगों ने मिलकर के नगद शेष उपागम का प्रतिपादन किया। और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने फिशर के सिद्धांत के में मुख्य रूप से दो मौलिक परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन किया कौन सा, पहला परिवर्तन किया कि मुद्रा की पूर्ति को उन्होंने नगद शेष के रूप में दिखाया, क्योंकि अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रा का मुद्रा के मूल्य से संबंध नहीं होता है और उनके अनुसार केवल उसी मुद्रा को ध्यान में रखना चाहिए जिसका प्रयोग किसी समय कुछ वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किया जाता है, और इसे ही नगद शेष कहते हैं। मुद्रा पूर्ति को नगद शेष के रूप में देखने का तात्पर्य यह है कि हम मुद्रा की मात्रा को किसी एक समय अवधि के ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना दिखा करके उसे एक निश्चित समय पर दिखाते हैं। अतः यहाँ पर मुद्रा के प्रचलन वेग को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जिससे मुद्रा की कुल पूर्ति जो एमबी होती है उसके स्थान पर केवल नगद शेष के रूप में यहाँ मुद्रा पूर्ति यम होता है। यम बराबर एक्टिव मनी, ठीक है। तो एम बराबर कितना होता है, एम बराबर होता है एम स्मॉल एम माइनस एच, कैपिटल एम बराबर होता है स्मॉल एम माइनस एच, ठीक है। ये बात ध्यान, बराबर मनी माइनस पैसिव मनी, तो ये चीज़ें होती। और दूसरी बात, फिशर के समीकरण में पी निष्क्रिय होने तथा टी के स्थिर होने पर मुद्रा की मांग पीटी का मुद्रा निर्धारण में कोई महत्व नहीं है। तो कैम्ब्रिज उपागम में इसी कमी को दूर करके मुद्रा की मांग को मुद्रा के मूल्य निर्धारण में अधिक महत्वपूर्ण दिखाया गया है। तो ये इसमें बात की गई है। तो इस प्रकार से विद्वानों ने करी है, और इसमें खास करके जो है मार्शल, पीगू, किन्स और रॉबर्टसन ये शामिल हैं। और इनकी जो एक प्रकार से समीकरण है एम बराबर के पी वाई, ठीक है। तो आपसे प्रश्न यहाँ पर अगला वही पूछा गया है। प्रश्न है कि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मार्शल समीकरण कौन सा है। तो इसमें मार्शल समीकरण कौन सा है भाई, एम बराबर के पी वाई। कौन सा है, एम बराबर के पी वाई। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। एम का मतलब क्या हुआ, एम का मतलब यहाँ पर है बहिर्जात रूप से निर्धारित मुद्रा की पूर्ति को व्यक्त करता है यहाँ पर यम। के यहाँ पर वास्तविक मौद्रिक आय का वह भाग है जिसे लोग नकदी तथा मांग जमा के रूप में देखना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, वो के आपका है। पी की अगर बात की तो पी जो है वो सामान्य कीमत स्तर है। और अगर वाई की अगर हम बात करें तो वाई समाज की कुल वास्तविक आय है।
ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये है आपका जो है कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मार्शल समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है मुद्रा परिमाण सिद्धांत में पीगू समीकरण क्या है। पीगू समीकरण की बात की जाए तो पीगू समीकरण है P बराबर KY/M। P क्या है भाई, P जो है मुद्रा की क्रय शक्ति अथवा मुद्रा का मूल्य P होता है। K का मतलब यहाँ पर पीगू क्या बताते हैं, वास्तविक मौद्रिक आय का वह भाग जिसे लोग अपने पास नकद में रखना चाहते हैं, वो है K। Y यहाँ पर Y से तात्पर्य होता है क्या, Y का तात्पर्य यहाँ पर किससे होता है भाई, जो है पीगू महोदय जो समीकरण देते हैं, एक मिनट, एक मिनट, मुद्रा परिमाण सिद्धांत में पीगू समीकरण कौन सा है भाई, पीगू समीकरण क्या होता है, पीगू समीकरण होता है यहाँ पर KY/M नहीं होता है, M/KR होता है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो गया। यहाँ पर पीगू समीकरण क्या है, P बराबर M/KR, ये है, Y उनमें आता नहीं, वही तो मैं देख रहा था। तो M/KR होता है, ये किसका होता है, ये मुद्रा परिमाण सिद्धांत में पीगू का समीकरण है क्या, P बराबर M/R। अच्छा, यहाँ पर दिया नहीं है क्या, यहाँ पर अगर दिया नहीं तो देखिए यहाँ पर P बराबर M/KR। अब इसको हम सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, M बराबर दिया हुआ है, तो M बराबर अगर निकालेंगे, M बराबर, चूँकि M यहाँ पर रहने दीजिए और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा P और KR उधर गुणे में चला जाएगा तो KR निकल आएगा। तो M बराबर PKR कहीं पर लिखा हुआ है इसमें, M बराबर PKR बिल्कुल C में लिखा हुआ, करेक्ट आंसर आपका C ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, C ऑप्शन। ठीक है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत में पीगू समीकरण में M बराबर क्या है, PKR। M का मतलब क्या होता है यहाँ पर, M का मतलब क्या है भाई, M से मतलब होता है वैध मुद्रा की मात्रा। P मैंने आपको बताया ही था यहाँ पर, वही मान इसका P मतलब होता है मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है वो, या फिर मुद्रा का जो मूल्य है वो। K का मतलब होता है वास्तविक मौद्रिक आय का वह भाग जिसे लोग अपने पास नकद के रूप में रखना चाहते हैं। और R का मतलब होता है कुल संसाधन अथवा वास्तविक आय जो है। तो इस प्रकार से ये मुद्रा परिमाण सिद्धांत में पीगू का समीकरण है। ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका। अच्छा, इसी में कीन्स का समीकरण क्या है, कीन्स का समीकरण की अगर बात की जाए तो कीन्स के समीकरण को किस नाम से जानते हैं, कीन्स का समीकरण जो है वो कैसा है, कीन्स के समीकरण का सूत्र है स्मॉल n बराबर P और K। ठीक है, ये उनका है कीन्स। कीन्स की एक पुस्तक है, बड़ी फेमस है, आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है कि आ ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म, इस पुस्तक को किसने लिखा, द ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म, इस पुस्तक को किसने लिखा है, कीन्स महोदय ने लिखा है। प्रकाशन कब हुआ, 1923 में। तो उन्होंने अपना वास्तविक शेष समीकरण दिया जो कि कैम्ब्रिज समीकरणों का संशोधित रूप है। और कीन्स के अनुसार यदि नकदी के रूप में उपभोग इकाइयों की संख्या K हो और प्रचलन में कुल करेंसी स्मॉल n हो और उपभोग इकाई की कीमत P हो, तो समीकरण का बनेगा क्या, स्मॉल n बराबर P और K। स्मॉल n का मतलब क्या है, स्मॉल n माने होता है जो है प्रचलन में कुल करेंसी, ठीक है, n है। इसके अलावा K की बात की तो इकाइयों की कुल संख्या K यहाँ पर है। और P जो है ये क्या है, P आपका क्या है, उपभोग इकाई की कीमत है। तो इस प्रकार से ये बताते हैं। और बात की जाए, अगला प्रश्न आपका आ चुका है कि नगद शेष समीकरण में रॉबर्टसन समीकरण क्या है। तो रॉबर्टसन समीकरण की अगर बात की जाए तो रॉबर्टसन समीकरण का जो सूत्र है वो कौन सा सूत्र है भाई, M बराबर PKT। M बराबर PKT कहीं पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर A में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा M बराबर PKT। M का मतलब क्या है, M माने है मुद्रा की पूर्ति या नगद शेष रूप में जो है वो M। ठीक है, P यहाँ पर जो है रॉबर्टसन कहते हैं, P का मतलब क्या है, सामान्य मूल्य स्तर। K मतलब क्या है, K का मतलब है मुद्रा मांग की मात्रा जो एक निश्चित समय में T के एक अंश के लिए किया जाता है, वो है K। और T क्या है, T एक निश्चित समय में वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार है T। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, M बराबर PKT। ये किसका सूत्र है, रॉबर्टसन का है। एक बार फिर से सुन लीजिए, रॉबर्टसन का क्या सूत्र है भाई, रॉबर्टसन का सूत्र है M बराबर PKT। कीन्स का क्या सूत्र है, स्मॉल n बराबर PK। और पीगू का क्या सूत्र है, P बराबर M/KR।
अर्थात इसी को अगर हम कन्वर्ट करें तो m बराबर पी के आर होगा पीयू का समीकरण। और बात की जाए नगद शेष समीकरण में जो है मार्शल के समीकरण की, तो m बराबर के पी वाई ये मार्शल का समीकरण है। तो ये समझ में आ गई चीज़ें। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए ये हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते थोड़ा सा और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चले और भी प्रश्नों को जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। प्रश्न आपका क्या आ चुका है भाई? प्रश्न है आपका कि केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है या कथन सत्य है अथवा असत्य? भाई तो केंद्रीय बैंक जो होता है वो देश का सर्वोच्च बैंक होता है। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, तो बिल्कुल सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के लिए वही स्थिति रखता है जो कि स्वयं बैंकों की जनता के प्रति होती है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो ऐसा कहा था किसने? ऐसा कहने वाले जो विद्वान है उनका नाम है क्राउथर। क्राउथर मतलब बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन नंबर ए। तो उन्होंने कहा था कि केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के लिए वही स्थिति रखता है जो कि स्वयं बैंकों की जनता के प्रति होती है। तो वो ये बताते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में बहुत अंतर भी होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। केंद्रीय बैंक जो होता है इसका स्थान सर्वोच्च होता है और यह अन्य सभी बैंकों का नियंत्रण करता है। केंद्रीय बैंक जो व्यापारिक बैंक होते हैं ये संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का एक अंग होते हैं और केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करते हैं ये। ठीक है, दूसरा अंतर ये होता है केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में कि जो केंद्रीय बैंक होते हैं इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रहित में बैंकिंग प्रणाली का सफल संचालन करना होता है, जबकि जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो उनका उद्देश्य क्या होता है? जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनका उद्देश्य लाभ कमाना केवल होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में आरबीआई की स्थिति क्या है? तो सर्वोच्च है। बैंकों के बैंक के रूप में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक कहलाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कराउथर महोदय कहते हैं कि केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के लिए वही स्थिति रखता है जो कि स्वयं बैंकों की जनता के प्रति होती है। इसके अलावा केंट महोदय कहते हैं कि केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जिससे सामान्य जनहित को दृष्टि में रखते हुए मुद्रा की मात्रा के विस्तार और संकुचन का प्रबंध करने की जिम्मेदारी क्या की जाती है? सौंप दी जाती है। ये केंट कहते हैं केंद्रीय बैंक के अर्थ को बताते हुए। हार्ट्रे महोदय कहते हैं कि केंद्रीय बैंक जो है वो बैंकों का बैंक होता है क्योंकि यह अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। तो ये केंद्रीय बैंक के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई। इसके अलावा और भी अंतर होता है केंद्रीय बैंक और जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं। सेंट्रल बैंक एंड जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ये डिफरेंट होता है। जो केंद्रीय बैंक होता है वो अर्थव्यवस्था के हित में यह स्वतंत्र और क्रियाशील नीति अपनाता है, जबकि जो केंद्रीय बैंक के मतलब कि जो आपके ये होते हैं कॉमर्शियल बैंक, वो केंद्रीय बैंक के निर्देशन में कार्य करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो केंद्रीय बैंक होते हैं इसे पत्र मुद्रा का निर्गमन करने का एक अधिकार होता है, जबकि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो व्यापारिक बैंक होते हैं, इन्हें इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिला हुआ होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भी चीज़ें हैं। और व्यापारिक बैंकों का बैंकर होता है जो केंद्रीय बैंक होते हैं, जबकि जो आपके व्यापारिक बैंक हैं ये केंद्रीय बैंक के ग्राहक होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है भाई? बिल्कुल नोट निर्गमन का एक अधिकार इन्हीं के पास होता है। सरकार के बैंकर के रूप में भी ये कार्य करता है केंद्रीय बैंक, सेंट्रल जो बैंक होता है। और बैंकों का बैंक का कार्य भी इसके हाथों में होता है। बैंकों का बैंक भी इसे ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य कौन से भाई? देखिए, मौद्रिक नीति के कई सारे उद्देश्य हैं और जब भी यहाँ पर हैं लिखा हुआ है, मैंने बताया था उद्देश्य पूछा जाए, लाभ पूछा जाए, हानि पूछी जाए, विशेषताएं पूछी जाएं, जब ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं
तो आपका एग्ज़ाम मतलब उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, या फिर ये सभी मिलेगा तो वही करेक्ट आंसर होगा। तो इसका मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं तो अधिकतम आर्थिक समृद्धि भी है, अधिकतम उत्पादन और पूर्ण रोजगार भी है मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य, और आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण करना भी। तो ये सब मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी ये सारे उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आइए चर्चा करते हैं। प्रश्न आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। बाजार विफलता के स्रोत क्या हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, अगर इम्पोर्टेंट है बताएंगे। अच्छा ये बताएं कि 4 सितंबर 1993 ईस्वी के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी हो गई थी? तो 12 बैंकों की संख्या हो गई थी सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की कुल संख्या, ठीक है, 4 सितंबर 1993 ईस्वी को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भी चीज़ें हुई थी। और बैंकों को अधिक समाज उपयोगी बनाने के लिए 19 जुलाई 1969 ईस्वी को कितने व्यावसायिक या व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितने का किया गया था भैया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, 19 जुलाई को, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अच्छा उस व्यापारिक बैंक का नाम बताइए जो परिसंपत्तियों की दृष्टि से शीर्ष पर होता है, तो वह होता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये ऐसा व्यापारिक बैंक है जो कि परिसंपत्तियों की दृष्टि से शीर्ष पर इस समय है, ठीक है। प्रश्न आपका क्या है? अच्छा राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंक जो है उनका राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर उसके बाद में राष्ट्रीयकरण का जो दूसरा चरण चला उसमें 15 अप्रैल 1980 को उसमें 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। और जब जो है 19 जुलाई 1969 को किया गया तो उपराष्ट्रपति श्री बी गिरी थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति की हैसियत से बैंकिंग कंपनीज में एक प्रकार से इन्होंने अध्यादेश जारी किया था और उसके द्वारा 14 बैंक की मतलब व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न यहाँ पर आ चुका है बाजार को लेकर के, यहाँ पर थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है आपका बाजार को लेकर के, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से आपके। प्रश्न है बाजार विफलता के स्रोत हैं, तो बाजार विफलता के स्रोत क्या हैं भाई? अपूर्ण बाजार, सार्वजनिक वस्तुएं और बाह्यताएं, ये सभी होते हैं, ठीक है, ये सब स्रोत हैं बाजार विफलता के। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बाजार विफलता के यही सारे स्रोत होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। आगे बढ़ा जाए और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो बाजार विफलता क्या होती भाई? बाजार विफलता की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्रियों की 2 महान अंतर्दृष्टि है बाजार विफलता को लेकर के। बाजार कुशल रूप से क्रिया करता है, मार्केट वर्क्स, और दूसरा बाजार विफल रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे बाजार की विफलता जो होती है ये मुक्त बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के अकुशल वितरण द्वारा परिभाषित आर्थिक स्थिति होती है। बाजार की विफलता में तर्कसंगत व्यवहार के लिए व्यक्तिगत प्रोत्साहन समूह के लिए तर्कसंगत परिणाम नहीं देते हैं। बाजार की विफलता तब होती है मेरे भैया जब स्वतंत्र रूप से काम करने वाले बाजार संसाधनों का कुशल आवंटन देने में क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं। तो क्या होता है? बाजार की विफलता शुरू हो जाती है। परिणाम आर्थिक और सामाजिक कल्याण की हानि है। बाजार की विफलता तब होती है जब समग्र रूप से समाज के दृष्टिकोण से बाजारों के प्रतिस्पर्धी परिणाम कुशल नहीं होते हैं, और यह आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि मुक्त बाजार व्यक्तियों और व्यवसायों को जो लाभ प्रदान करता है वह समग्र रूप से समाज को होने वाले लाभों से एक प्रकार से उससे अलग होता है, उससे भिन्न होता है, ठीक है। बाजार विफलता से तात्पर्य बाजार की एक ऐसी क्रिया से है जिसमें सर्वोत्तम निष्पादन संभव नहीं होता है, जो है ऑप्टिमम होता है वो खास करके उसका निष्पादन यानी उसका परफॉर्मेंस संभव नहीं हो पाता है, और इस कारण से विफलता यहाँ पर हो जाती है। विफलता से गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए, ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। बाजार विफलता का केवल यही अर्थ है कि बाजार आदर्श स्थिति को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है, जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है, ठीक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाजार द्वारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सका है। दूसरे शब्दों में अगर इसकी परिभाषा दे अगर हम बाजार विफलता की, तो कोई भी बाजार क्रिया जो सर्वोत्तम संभव क्रिया से कम अच्छी है उसी को बाजार विफलता हम कहेंगे। प्रोफेसर लिप्से और क्रिस्टल महोदय कहते हैं कि उनकी पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये पुस्तक है उनकी, मतलब किसकी? प्रोफेसर लिप्से और क्रिस्टल की।
ध्यान रखेंगे आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न यहाँ भी पूछ सकता है कि एन इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रोफेसर लिप्से एंड क्रिस्टल हैं। तो उन्होंने बताया कि बाजार विफलता का उल्लेख दो बिल्कुल अलग परिस्थितियों के लिए किया गया है। पहली स्थिति उन्होंने बताई प्रोफेसर लिप्से और क्रिस्टल ने, पहली स्थिति बताई कि वह स्थिति जिसका सभी बाजार व्यवस्था के द्वारा समाज के साधनों के आवंटन में निपुणता यानी इफिशियंसी को प्राप्त करने में असफल होना होता है। और दूसरी बात बताते हैं ये कि वह स्थिति है बाजार विफलता जब बाजार व्यवस्था कार्यकुशलता को छोड़ करके सामाजिक आम के वांछित जो वितरण होते हैं उसको प्राप्त करने में विफल रहती है, तो बाजार विफलता वहीं पर होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाजार विफलता के कई सारे स्रोत हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं सैमुअलसन, उन्होंने 3 प्रकार की बाजार विफलताओं का उल्लेख किया है। पहली तो होती है आपकी अपूर्ण प्रतियोगिता, दूसरी होती है बाह्यताएँ और तीसरी कौन सी होती हैं, तीसरी आपकी होती है भाई अपूर्ण जानकारी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये बाजार विफलता के मुख्य स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सामाजिक आदर्श स्तर का संबंध है, बताएं तकनीक से, नैतिकता से, धन से या नेतृत्व से। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सामाजिक आदर्श स्तर का संबंध है किससे भाई, नैतिकता से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुशासन में भागीदारी होती है, सुशासन में भागीदारी होती है किसकी भाई, पूंजीपतियों की, एकाधिकारियों की या सरकार की। तो सुशासन में जो भागीदारी होती है वो सरकार की होती है, तो अच्छे तरीके से शासन चलेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है पूर्ण प्रतियोगिता को 2 प्रकार की दक्षता प्रदान करती है और वे हैं, बताएं। अच्छा, यहाँ पर फिर हैं दिया हुआ है और ऑप्शन में आपका आ एंड बा सा में दिया हुआ है। मैंने बताया था ऐसे प्रश्न जब भी मिले तो जब इसमें आ और बा दोनों दिया जाएगा तो इसमें हमेशा इनमें से कोई नहीं दिया जाएगा, तो ये आपका वैसे गलत हो जाएगा। आवंटन दक्षता और उत्पादन दक्षता, ये पूर्ण प्रतियोगिता 2 प्रकार की दक्षता प्रदान करती है, आवंटन दक्षता और उत्पादन दक्षता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी मतलब कि आ और बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है लोक व्यय में वृद्धि के प्रमुख सिद्धांत है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लोक व्यय की बात यहाँ पर की जा रही है। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न आपसे कह रहा है लोक व्यय के बारे में। ठीक है, प्रश्न बढ़िया है, आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लोक व्यय में वृद्धि के प्रमुख सिद्धांत हैं, बताएं। वैगनर का सिद्धांत, पीकॉक वाइजमैन सिद्धांत या समुचित सीमा सिद्धांत। तो भाई खास करके ये तीनों सिद्धांत यहाँ पर जब हैं लिखा हुआ है तो ऐसे आप पता लगा लीजिए कि तीनों हैं। तो लोक व्यय में वृद्धि के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, वैगनर महोदय का सिद्धांत है, पीकॉक और वाइजमैन का सिद्धांत, इसके अलावा समुचित बीमा सिद्धांत, ये सब हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सभी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब सिद्धांतों को लेकर के पीकाज वाइजमैन परिकल्पना, ठीक है, इसके अलावा वैगनर सिद्धांत और समुचित सीमा सिद्धांत, ये सब रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सरकार को करना पड़ता है क्या, प्रयास, संरक्षण, हस्तक्षेप या दबाव। तो खास करके आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सरकार को करना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि राज्य के बढ़ते क्रियाकलापों के सिद्धांत की व्याख्या की है, किसने करी है। राज्य के बढ़ते क्रियाकलापों के सिद्धांत की व्याख्या किसने करी है, वैगनर ने, पीकॉक वाइजमैन ने, या फिर जो है लिंडाल ने, या फिर जो है मसग्रेव ने। तो राज्य के बढ़ते क्रियाकलापों के सिद्धांत की व्याख्या जो करी है वो वैगनर महोदय ने करी है, वैगनर महोदय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके।
प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है कि राजकोषीय नीति का महत्व कीन्स महोदय के जर्नल थियारे के प्रकाशन से हुआ। जर्नल थियारे के प्रकाशन से हुआ और इस कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है। अच्छा, पुस्तक किसकी है भाई, इस पुस्तक के बारे में बात हो रही है। पुस्तक जो है किसकी है, कीन्स महोदय की पुस्तक है। और अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में स्थायित्व या पूर्ण रोजगार तथा अन्य आंतरिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में राजकोषीय नीति का महत्व बहुत ज़्यादा है। और कीन्स महोदय के पुस्तक है जर्नल थियरी। जर्नल थियरी पुस्तक में कीन्स महोदय जर्नल एक प्रकार से थियारे, जर्नल थियारे जो पुस्तक है 1936 में प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया 1936, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 1936 में प्रकाशन होता है इस पुस्तक का। ठीक है, जे.एम. कीन्स महोदय ने इस पुस्तक का एक प्रकार से प्रकाशन किया, मतलब उन्होंने लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसके अलावा इनके और भी एक प्रकार से पुस्तकें जैसे कि द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये सब पुस्तकें जो 1936 में और प्रकाशित हुई हैं। ठीक है, और अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास संबंधी आर्थिक क्रियाओं में कीन्स महोदय ने सरकारी हस्तक्षेप को महत्वपूर्ण बताया और इस बात की पुष्टि करी उन्होंने कि जब मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है अपने प्रभाव में असफल हो जाती है तो वहाँ राजकोषीय नीति महत्वपूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राजकोषीय नीति की अगर बात कीजिए तो राजकोषीय नीति का अर्थ सरकार की व्यय, सरकार के द्वारा कर, ऋण और ऋण के प्रति जो प्रबंधन होता है ऋण का, उस प्रबंध से संबंधित उन क्रियाकलापों से होता है राजकोषीय नीति का तात्पर्य कि जिनका प्रयोग सरकार उत्पादन, आय, रोजगार, कीमत स्तर तथा आर्थिक विकास पर वांछित प्रभाव लाने या अवांछित प्रभावों को टालने के उद्देश्य से करती है। अतः आर्थिक विकास पर वांछित प्रभाव की दृष्टि से सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय के समायोजन को राजकोषीय नीति के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि आर्थर जो है स्मिथीज महोदय परिभाषित करते हैं राजकोषीय नीति को, मॉनेटरी पॉलिसी को, जो है वो कहते हैं राजकोषीय नीति को क्या बोलते हैं, जो है फिजिकल, एक प्रकार से फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी। तो ये कहते हैं आर्थर स्मिथीज महोदय कहते हैं कि राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय एवं आगम के कार्यक्रमों का उपयोग राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए करती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। श्रीमती उर्सुला हिक्स कहती है कि राजकोषीय नीति का संबंध उस पद्धति से है जिसमें लोक वित्त तत्व अपने प्राथमिक दायित्वों को पूरा करते हुए सामूहिक रूप से आर्थिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आर्थिक विकास में राजकोषीय नीति की बहुत गहरी भूमिका होती है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है खास करके राजकोषीय नीति। इसके अलावा आप देखते हैं और भी कई प्रकार के पॉइंट निकल करके सामने आते हैं। आर्थिक विकास की दर को बढ़ाता है, पूंजी का निर्माण करने को बढ़ावा देता है राजकोषीय नीति, आय और संपत्ति की विषमताओं को कम करता है, स्फीतिजनक प्रभावों को रोकता है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, आर्थिक विकास पर वांछित प्रभाव की दृष्टि से सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के डैश को राजकोषीय नीति के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है भाई, उसके अंतर को या समायोजन को, अवधारणा को या प्रभाव को। तो मैंने अभी भी आपको बताया था उसके समायोजन को। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक विकास पर वांछित प्रभाव की दृष्टि से सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय के समायोजन को राजकोषीय नीति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत जैसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में घाटे की व्यवस्था का संबंध है। तो भारत जैसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में घाटे की व्यवस्था का संबंध किससे भाई, मुद्रा पूर्ति में विस्तार से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था को निम्न मतलब की व्यवस्था को किस नीति के मजबूत उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बताएं। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था को खास करके राजकोषीय नीति के मजबूत उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो राजकोषीय नीति ऑप्शन नंबर सी में दे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। प्रश्न है कि घाटे की वित्त व्यवस्था को भारतीय रिजर्व बैंक की डैश का प्रयोग करके पूरा किया जाता है, साख जमा या नगद जमा, स्थिर जमा या फिर रेपो राशि। तो घाटे की वित्त व्यवस्था को भारतीय रिजर्व बैंक की
नगद जमा का प्रयोग करके पूरा किया जाता है नगद जमा को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से आपके। चलो एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी प्रकार से तीव्र गति से पढ़ाई अपनी करते रहें और आसानी से हर एक चीज़ों को जानते रहें। ओके, प्रश्न आपका अगला आ चुका है, आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। प्रश्न आपका क्या है भाई, देखिए प्रश्न आपका है कि GSTN में केंद्र सरकार की भागीदारी 24.5% है, जबकि राज्य सरकार की भागीदारी इसमें कितनी है। तो राज्य सरकार की भागीदारी लगभग 24.5% है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो GSTN में केंद्र सरकार की भागीदारी 24.5% है, जबकि राज्य सरकार की भागीदारी भी 24.5% ही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, और GST कब से लागू हुई है, तो GST लागू हुई 1 जुलाई 2017 से लागू हुई है, ये बात ध्यान रखेंगे। और पूरे देश में एक रूप एकल अप्रत्यक्ष कर, इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट के अखंड प्रवाह, अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अवरोधों से संबंधित कर समाप्त होने, प्रचलन की कम लागत शुरू से लेकर के अंत तक, खास करके जो है IT सक्षम प्रणाली जो है GSTN और कर प्राधिकरणों के साथ न्यूनतम संवाद के कारण से व्यापार और उद्योग जगत को लाभ हो रहा है और केंद्र और राज्य सरकारों को कर राजस्व की अधिक प्राप्ति भी हो रही है और कर संग्रहण की लागत भी न्यूनतम हो रही है इसके आ जाने से। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई, ये GST का ही एक प्रकार से भाग होता है, GST की ही भांति होता है। ठीक है, GSTN का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, सब लोग बताने का प्रयास करेंगे। GSTN का फुल फॉर्म क्या होता है, GSTN का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, इसका मतलब होता है GSTN का। GST जो है नेटवर्क जो है खास करके, तो GSTN जो है ये भारत की संपूर्ण अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की सूचना तकनीकी का माध्यम का एक प्रकार से आधार का काम करता है और इसे GST की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। GST नेटवर्क यानी GSTN केंद्रीय और राज्य सरकारों को, करदाताओं और अन्य हितधारकों को GST के कार्यान्वयन के लिए सूचना तकनीकों की बुनियादी जो सुविधाएँ होती हैं उनको साझा करता है और इसके अंतर्गत कई प्रकार के कार्य शामिल हैं, जैसे कि पंजीकरण की सुविधा करना, केंद्रीय और राज्य के अधिकारियों को रिटर्न अग्रेसित करना, इसके अलावा बैंकिंग नेटवर्क के साथ भुगतान विवरणों का मिलान करना, करदाताओं के प्रोफाइल का विश्लेषण करना, ये सब काम होते हैं। GSTN में केंद्र सरकार की भागीदारी 24.5% होती है, राज्य सरकार की भी उतनी भागीदारी होती है 24.5%, तो 24.5 और 24.5 मतलब 49% तो आपका एक केंद्र और राज्य सरकार का होगा। शेष 51% भागीदारी जो होती 5 गैर सरकारी संस्थाओं पर होती है, जैसे कि HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड और इसके अलावा NSE स्ट्रेटेजिक जो इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन होता है वो, और LIC यानी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, LIC का फॉर्म होता है तो वो। तो ये GSTN की प्रक्रिया पूर्णतः सूचना तकनीकी पर आधारित है और इसी कारण से GST परिषद ने इसे पूर्णतः राष्ट्रीय मतलब सरकारी स्वामित्व कंपनी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय भी लिया है। GSTN को ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपका अगला आ चुका कि भारत में शिक्षा के नाम पर उपकर प्रतिशत कितना है। तो भारत में शिक्षा के नाम पर जो उपकर का परसेंटेज है वो है 3%। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, उपकर कर आधार पर लगाया जाता है किंतु अधिभार लगाया जाता है किस पर। तो अधिभार किस पर लगाते हैं भाई, अधिभार लगाया जाता है कर की दर पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, पैन नंबर केवल एक डैश को निर्गत किया जाता है व्यक्ति अथवा संस्था को, बताएं किसको किया जाता है। तो पैन नंबर जो होता है केवल एक व्यक्ति को निर्गत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ व्यक्ति भरेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे।
प्रश्न है माल एवं सेवा कर यानी राज्यों की क्षतिपूर्ति अधिनियम का वर्ष है, बताएं। तो माल एवं सेवा कर अधिनियम का वर्ष कौन सा है, वो है 2017। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाई। चले आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, भारत में क्या है, प्रश्न आपका क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ओके। चले प्रश्न आपका आ चुका है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत कितने राज्य हैं। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो राज्य हैं वो 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 15वें वित्त आयोग ने सकल राजस्व प्राप्तियों में से 1.92% राजस्व घाटा अनुदान कितने राज्यों को देने की सिफारिश की है। तो लगभग 17 राज्यों को, ठीक है, सिफारिश की है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, स्थानीय निकायों को 2021 से 2026 की अवधि के लिए कितने करोड़ रुपए का कुल अनुदान दिए जाने की सिफारिश 15वें वित्त आयोग ने की है। तो कितने की है भाई, लगभग 4,36,361, ठीक है। कितने करोड़ रुपए, 4,36,361 करोड़ रुपए का कुल अनुदान दिए जाने की सिफारिश 15वें वित्त आयोग ने की है स्थानीय निकायों को 2021 से 2026 की अवधि के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, 15वां वित्त आयोग ने ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के अंतर्गत विभाजनीय केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा प्रतिशत रखा है। कितना रखा है भाई, 15वें वित्त आयोग ने ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के अंतर्गत विभाजनीय केंद्रीय करों में जो राज्यों का हिस्सा है वो कितने परसेंट रखा है भाई, 40%, 41 या 42 या 43। तो 41%, सॉरी कितने परसेंट भैया, 41%। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़कर भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा।